तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का लेक्चर नंबर 4। तो सबसे पहले जो छूटे हुए सवाल थे क्वेश्चन नंबर 21 और 22 उनको निपटाएंगे और उसके बाद इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हर बार की तरह से फिर मैं कह देना चाहता हूँ कि लेक्चर को पूरे ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखिएगा। कोई भी चीज़ अगर बीच में स्किप कर दी तो वो बड़ी परेशान करेगी आगे पूरे चैप्टर के अंदर, इसलिए कुछ भी चीज़ स्किप मत कर देना, सारा ढंग से देखना अच्छी तरह से, ठीक है। तो सवाल नंबर 21 में देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है और पार्ट ए में लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन जो है वो दो अलग अलग फंक्शन का सम है। इनमें एक साइन फंक्शन है और दूसरा क्या है, कॉस फंक्शन है, ठीक है। तो हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पढ़नी होगी थ्योरम 1 जो हमारी बुक में दे रखी है। पेज नंबर मैं अभी बता देता हूँ आपको, पेज नंबर है 156। बुक का जो पेज नंबर 156 है वहाँ पे ये थ्योरम दी गई है। तो थ्योरम क्या है वो देख लीजिए। सपोज एफ एंड जी बी द टू रियल फंक्शंस एट रियल नंबर सी। मान लो एफ और जी दो क्या हैं, रियल फंक्शंस, इमेजनरी नहीं है, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या हैं, कंटिन्यूस हैं रियल नंबर सी पर। दो फंक्शन है एफ और जी और दोनों के दोनों क्या हैं, कंटिन्यूस हैं। तो उनका जो सम है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस। उनका डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और उनका जो डिवीज़न है या कोशेंट इसको बोल सकते हैं वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन इस मामले में ये ध्यान रखना पड़ेगा जो नीचे वाला फंक्शन है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो उससे क्या होगा कि ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे वाला जीरो के इक्वल ना हो जाए। तो एक बार फिर से समझते हैं थ्योरम 1 को। थ्योरम 1 हमें ये बताती है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा और कोशेंट भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इस सवाल को करने में थ्योरम कैसे काम करेगी ये ज़रा समझ लीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो पहला फंक्शन है इसको दिखाएंगे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, फिर दूसरे को भी दिखाएंगे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, और फिर बताएंगे कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का जो सम है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो उम्मीद है कि थ्योरम 1 समझ में आ गई होगी। इसी के बेस पर हम इस सवाल को करेंगे। आपका कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, और या फिर ऑनलाइन क्लास में आप उस डाउट को पूछ भी सकते हैं। वैसे मैं किसी डाउट की कोई गुंजाइश यहाँ पर रहने देता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चलिए अगले पेज पर लेते हैं सवाल को। तो अगले पेज पर मैंने वो फंक्शन लिख दिया है एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसके दो हिस्से हैं, एक साइन एक्स है और दूसरा कॉस एक्स। तो पहले हमने ये वाला फंक्शन ले लिया और इसको क्या मान लिया हमने, जी एक्स। पहले हम ये दिखाएंगे कि ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट तो दिया हुआ नहीं है, तो हम अपने पास से कोई पॉइंट मान लेंगे एट एक्स इजिकल टू सी। और सी जो है वो क्या है, एक रियल नंबर है, ये लिख देते हैं यहाँ पे, सी बिलोंग्स टू आर। सी एक रियल नंबर है, तो सी जो है वो हर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये फंक्शन सी पर कंटिन्यूस हो गया तो इसका मतलब ये हर रियल नंबर पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अब सी ले लिया है तो अब निकालना शुरू करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। थोड़ा दूर दूर को लिख देता हूँ, ठीक है। और वही पुरानी चीज़ें मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने वही पुरानी चीज़ें लिख दी कि जैसे लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 में, और क्या आ जाएगा, सी प्लस एच यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें आप जानते हैं, लंबे समय से हम इनको कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, एफ सी माइनस एच। थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी कि हमारा तो फंक्शन जी में था ना, जी एक्स लिखा हुआ तो यहाँ पे एफ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए। मैं इनको सुधार देता हूँ, ठीक है। तो इनको सुधारने के बाद जी सी माइनस एच की जगह क्या लिखेंगे, अगर जी एक्स साइन एक्स है तो जी सी माइनस एच क्या होगा, ध्यान दीजिए ज़रा, लिमिट एच टेंस टू 0, जी सी माइनस एच की जगह आएगा साइन सी माइनस एच, और उधर आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी प्लस एच, ये आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप खुद भी कर सकते हैं, इस सवाल के बारे में कुछ भी ना बताया जाए तो यहाँ तक तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इधर लगेगा साइन ए माइनस बी का फार्मूला और यहाँ पे लगेगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मैं सीधे यहाँ पे 0 रख देता हूँ एच की जगह, ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा,
इधर हम साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे और इधर लगाएंगे हम साइन ए प्लस बी का फार्मूला। आप में से कुछ लोग भूल गए होंगे उन फार्मूलों को जो 11th में याद किए थे आपने, उनके लिए मैं यहाँ पे वो फार्मूले लिख देता हूँ। तो ये फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए। ये ट्रिगोनोमेट्री के जो फार्मूले हैं ना 11th क्लास के, बड़े इंपॉर्टेंट हैं और पूरी 12वीं क्लास में कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिनमें इन फार्मूलों को ना लगाना पड़े। लगभग सभी चैप्टरों में इनको लगाना पड़ता है, तो जितना जल्दी हो सके आप इनको याद कर लें, ठीक है। तो फिलहाल हम इधर साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा रहे हैं। क्या फार्मूला है? साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसको मैं इधर लगाता हूँ और साइन ए प्लस बी का फार्मूला इसके अंदर लगाता हूँ। तो इस तरह से मैंने फार्मूले लगा दिए हैं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इधर साइन ए माइनस बी का लगा दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब हम एच की जगह ज़ीरो रख सकते हैं, जहाँ जहाँ पर एच है वहाँ पर ज़ीरो हम रख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं इसको, यहाँ तक, ठीक है। तो मैं ज़ीरो रखने जा रहा हूँ एच की जगह। तो जब ज़ीरो रख देंगे एच की जगह तो ये यहाँ से हट जाएगा, तो साइन सी और कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस सी साइन 0 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से उधर भी आ जाएगा, साइन सी कॉस 0 डिग्री और प्लस कॉस सी और साइन 0 डिग्री, ठीक है। ये सब आने के बाद साइन सी तो ऐसे ही रहेगा, कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, कॉस सी ऐसे ही रहेगा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। इसी तरह से उधर साइन सी ऐसे ही रहेगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस सी ऐसे ही रहेगा और साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। थोड़ा सा एक स्टेप और बचा है, ये 0 में इंटू होकर सारा 0 बन गया, तो इधर आ गया साइन सी, और उधर देखते हैं क्या है, ये भी 0 बन गया पूरा का पूरा, इधर भी क्या आ गया साइन सी। एल एच एल आर एच एल दोनों इक्वल हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो साइन एक्स है ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। और कहाँ पर? सभी रियल नंबर्स पर, क्योंकि जो हमने इसमें सी लिया हुआ है, सी किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल नंबर को। तो जितने भी रियल नंबर है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, सबके लिए ये जो साइन फंक्शन है ये क्या होगा? एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इसी तरह से अगले पेज पर हम cos x को भी कंटिन्यूस प्रूव करके दिखाएंगे, और उसके बाद दो कंटिन्यूस फंक्शन का जो सम है वो भी कंटिन्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1। तो अगले पेज पर अब बारी है किसकी? cos x की। तो चलते हैं अगले पेज पर, बने रहिए वीडियो में ऐसे ही। तो अगले पेज पर मैंने दूसरा फंक्शन लिख दिया है, पी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। दो फंक्शन थे ना, साइन एक्स था और कॉस एक्स था। तो साइन एक्स को तो पिछले पेज पर कंटिन्यूस कर ही दिया था, अब बारी है किसकी? कॉस एक्स की। तो cos x के लिए भी हमने कांस्टेंट ले लिया अपने पास से k, और k किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल नंबर्स को, ठीक है। तो इसको भी चेक करते हैं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, इसका भी LHL और RHL निकालना शुरू करते हैं। तो ये वही पुरानी चीज़ें मैंने लिख दी कि k माइनस के प्लस फिर पी के माइनस एच और फिर पी के प्लस एच, ये पुरानी चीज़ें हैं, आपको पता ही होंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, पी के माइनस एच की जगह पर क्या आ जाएगा? कॉस k माइनस एच। इसी तरह से लिमिट h टेंस टू 0, पी के प्लस एच की जगह पर क्या आएगा? कॉस के प्लस एच। ये तो आप समझ ही रहे होंगे अगर आपने पिछला वाला ध्यान से देखा है तो। अब यहाँ लगेगा कॉस ए माइनस बी का फार्मूला और यहाँ लगेगा कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। तो चार फार्मूले तो तुम्हें इसी सवाल में याद हो जाएंगे। मैं फार्मूले यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कॉस ए प्लस बी का और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लिख दिया है। क्लास 11th में ये फार्मूले आपने याद किए होंगे। अब इन फार्मूलों को हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। इधर लगाएंगे कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, ये नीचे वाला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो लगा देता हूँ, लिमिट एच टेंस टू 0, कॉस ए, ये ए है और ये बी है, तो कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए और साइन बी, ठीक है। इसी तरह से उधर भी लगा देता हूँ। तो दोनों तरफ फार्मूले लगाने के बाद कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के, अब बारी आती है एच की जगह 0 रखने की। तो यहाँ पे दो जगह h की जगह 0 आएगा, और इधर भी एक ये h है और दूसरा h ये है, इन दोनों जगह पर भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो लगा देते हैं, तो cos k इंटू कॉस 0 डिग्री और प्लस साइन k इंटू साइन 0 डिग्री। इसी तरह से उधर भी होगा, लगा दिया है फार्मूला। अब वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। cos k तो ऐसे ही रहेगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन k ऐसे ही रहेगा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। अब उधर आ जाओ, cos k ऐसे ही रहेगा, cos 0 की वैल्यू 1, साइन k ऐसे ही रहेगा और साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है।
ये पूरा 0 बन गया तो इधर से तो आ गया cos k, बड़े ध्यान से समझते रहना। ये भी पूरा 0 बन गया, इधर भी क्या आ गया cos k। तो ये साबित हो गया कि जो दूसरा फंक्शन है कौन सा cos x, वो भी क्या है कंटिन्यूस फंक्शन है सभी रियल नंबर्स पर। कोई भी रियल नंबर लो सब पे कंटिन्यूस आएगा। तो साइन फंक्शन भी कंटिन्यूस हो गया और कॉस फंक्शन भी क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया। तो उन दोनों का जो सम है वो भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा। अगले पेज पर पूरा फंक्शन दोबारा से लेते हैं। तो अगले पेज पर मैंने लिख दिया है कि नाउ जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। साइन एक्स भी कंटिन्यूस हो गया और कॉस एक्स भी क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया। तो इन दोनों का जो सम है, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था, एक बार दिखा देता हूँ दोबारा से। थोड़ी देरी हो गई थी। ये जो फंक्शन था ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब साइन एक्स भी कंटिन्यूस है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूस है, तो इनका सम भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये भी कंटिन्यूस ये भी कंटिन्यूस, तो इनका सम भी क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन के बी और सी पार्ट भी आप खुद करेंगे। उसमें क्या होगा कि पहले आप दिखाएंगे कि साइन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, उसके बाद दिखाएंगे कि कॉस एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो उनका जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इसी तरह से उनका प्रोडक्ट भी, दो कंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इस बारे में अगर कोई डाउट है तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट में या फिर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। एक और बात है, ये जो सवाल हैं ये 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के आते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर ये सवाल सिर्फ 1 नंबर का आता है तो हम क्या लिखेंगे। मान लो ये फंक्शन आ गया हमारे सामने, तो हम साइन एक्स को और कोस एक्स को कंटिन्यूस करके नहीं दिखाएंगे, बस ये लिखेंगे वी नो दैट साइन एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर्स एंड कॉस एक्स इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन, सो देयर डिफरेंस इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। 1 नंबर के लिए ऐसे। लेकिन अगर 4 नंबर का आता है तो पहले तो इसको दिखाओगे कंटिन्यूस करके, फिर उसको दिखाओगे कंटिन्यूस करके, और फिर यही लिखोगे जो मैंने लिखा है। उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये हमारा 21वां सवाल था। इसमें मैं एक फंक्शन दे रखा था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना था हमें। तो हमें इसके लिए थ्योरम 1 याद आ गई। थ्योरम 1 में ये बताया गया है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं किसी रियल नंबर पर तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका कोशेंट, सब का सब क्या होगा कंटिन्यूस होगा। इस वाले में खास ख्याल ये रखना है कि ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले तो साइन एक्स को प्रूव करके दिखाया। ये देखो साइन एक्स को लिया, प्रूव करके दिखाया ये कंटिन्यूस है। फिर अगले पेज पर किसको लिया हमने, कहाँ चला गया, ये रहा, ये रहा कोस एक्स को लिया, इसको भी कंटिन्यूस करके दिखाया। फिर बता दिया कि दोनों का जो सम है वो भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस सवाल को समझाने की। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर मुझे लिखना ज़रूर, ठीक है। और समझ में आ जाता है तो कमेंट्स करा करो, लाइक करा करो, जिससे मुझे लगे कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए खैर, अब आप देख रहे हैं एक और बेहतरीन सवाल 22वां। इस सवाल के लिए आपको ज़्यादा फोकस की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा फोकस की ज़रूरत। इसके अलावा इस सवाल से आपको कई सारी नई जानकारियाँ भी मिलेंगी जो आपके आगे काम आएंगी। तो बड़े ध्यान से सवाल को समझिएगा। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन। इन सभी फंक्शंस की कंटिन्यूटी को हमें डिस्कस करना है। इनमें से इसकी कंटिन्यूटी, कोसाइन मतलब कॉस, कॉस की कंटिन्यूटी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी अभी पिछले सवाल में। हमने बताया था कि कॉस एक्स जो है वो हर रियल नंबर पर क्या होता है कंटिन्यूस होता है। लेकिन कोसेक, सेक, कॉट और हो सकता है वो टेन भी दे देते, टेंजेंट, टेंजेंट फंक्शन बोल के उसे भी दे देते हैं यहाँ पर इस लाइन में। तो इनकी कंटिन्यूटी अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी है, तो अब कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इनमें सबसे पहले मैंने ये वाला ले लिया कोसेकेंट। कोसेकेंट की कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए हमने लिख दिया इसको एज अ फंक्शन। इसके बाद आगे देखिए क्या होगा। आगे हम ये लिख सकते हैं क्या, इसको 1/sin x, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोसेक एक्स को 1/sin x लिखा जा सकता है। अब थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका डिवीज़न, उसका प्रोडक्ट, सब कुछ क्या होता है कंटिन्यूस होता है। एक बार फिर से थ्योरम दिखाता हूँ। अब हम यहाँ पे थ्योरम 1 लगाएंगे कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका जो कोशेंट है वो भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा।
तो हम ये पहले से ही जानते हैं कि साइन फंक्शन जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। पिछले सवाल में हमने इसको कंटिन्यूस प्रूव किया था। तो क्योंकि कोसेक जो है वो उसका कोसेंट है, तो इसलिए कोसेक भी क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि बिकॉज वी नो दैट साइन एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देयर फॉर कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 साइन एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन। हमने यहाँ पे लिख दिया कि साइन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो कोसेक एक्स जो कि उसका कोसेंट होता है वो भी क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1। ठीक है, अगर ये सवाल 1 नंबर का आता है तो सिर्फ इतना लिखना होगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा का आता है तो पहले आप साइन एक्स को क्या करके दिखाएंगे, कंटिन्यूस प्रूव करके दिखाएंगे, जैसे हमने अभी पिछले सवाल में किया था। और सवाल की कहानी यहीं पे ख़त्म ही नहीं होती, अभी छोड़ के मत जाओ बीच में सवाल को। इसमें क्या है ना, एक और चीज़ हमें इंडिकेट करनी पड़ेगी कि ये जो साइन एक्स है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक लाइन फिर से लिखते हैं। इस तरह से मैंने ये लाइन लिखी है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, मतलब कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 साइन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा सभी एक्स जो रियल नंबर हैं उनके लिए, लेकिन साइन एक्स 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर साइन एक्स 0 के इक्वल हो गया तो ये एक अनडिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। समझ गए? तो साइन एक्स के कंटिन्यूस होने की वजह से कोसेक एक्स भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा थ्योरम 1 के हिसाब से, लेकिन साइन एक्स 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सवाल की कहानी अभी भी ख़त्म नहीं है, अभी भी ये सवाल चल ही रहा है। आगे देखिए क्या लिखना है, लिखेंगे बट साइन एक्स 0 होता कब है। साइन एक्स 0 तब होता है जब x इज इक्वल टू एन पाई होता है और n बिलोंग टू होता है z। अब बहुतों को तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, ये क्या बला आ गई। ये बला जो है ना 11th क्लास की बला है। पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ ज़रा, देखिए ज़रा, ये है मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th। अब इसमें मैं दिखाता हूँ ये कहाँ पे लिखा हुआ है। ये वो पेज है 83 जिस पर सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, और पेज 84, ये पेज 84 है। इन दोनों पे लिखे हुए फार्मूलों को तो याद करना ज़रूरी है ही, साथ ही साथ ये जो चीज़ मैंने लिखी है कहाँ से मिली, ये यहाँ से मिली। ये जो लास्ट के फार्मूले थे ना, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा। इसमें ये लिखा है कि अगर साइन एक्स 0 होता है तो एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, एन पाई के, और एन बिलोंग टू क्या होता है, जेड। और खाली यही इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे के जितने भी हैं ये आज लगेंगे, आज के सवालों में ये सारे लगेंगे। ठीक है, tan x इजिकल टू tan y वाला इस टाइप के भी लगेंगे। ठीक है, तो ये याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर बुक खो गई है तो कोई बात नहीं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो ऑनलाइन सब किताबें अवेलेबल होती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमने ये कहा कि साइन एक्स 0 तब हो सकता है जब x किसके इक्वल होगा, एन पाई के, और n बिलोंग्स टू क्या होता है, z। तो एंड में लिखेंगे हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, तो नीचे लिखता हूँ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई। इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी कहीं मत जाओ, अगर कहीं भी छोड़ दिया ना तुमने देखना वीडियो को, तो वहीं से तुम्हें ना बहुत नुकसान हो जाएगा, बता रहा हूँ। तो सवाल को फिर से समझते हैं। अभी तक हमने सवाल का ये वाला पार्ट किया, कोसेक वाला, तो ध्यान से देखिए दोबारा से। कोसेक एक्स फंक्शन को ऐसे लिख दिया, फिर कोसेक एक्स क्या होता है, 1 साइन एक्स होता है। फिर हमने कहा कि क्योंकि साइन एक्स जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर, पीछे प्रूव कर चुके हैं हम इस चीज़ को, सभी रियल नंबर पर साइन एक्स कंटिन्यूस होता है, तो कोसेक एक्स जो कि साइन एक्स का कोशेंट है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग। इसके लिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया, लेकिन यहाँ पर एक पेंच था। पेंच क्या था कि कोसेक एक्स इजिकल टू 1 साइन एक्स है, ये साइन एक्स कभी 0 हो सकता है किसी भी वजह से, और अगर ये 0 हो गया तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। ये 0 किस वजह से हो सकता है, अब हमने उसको ढूंढा। हमने यहाँ पे लिखा कि इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर सच दैट साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन एक्स 0 के इक्वल ना हो। अब साइन एक्स 0 के इक्वल कब हो सकता है, जब एक्स एन पाई के बराबर होगा। जब एक्स एन पाई होगा तो तभी साइन एक्स क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ कि एक्स एन पाई कब हो जाएगा। देखो, जब एक्स की जगह 1 पाई आएगा तो साइन की वैल्यू 0, जब x की जगह 2 पाई आएगा तब भी इसकी वैल्यू 0, ऐसे ही जब 3 पाई आएगा जब भी इसकी वैल्यू 0। तो x की जगह जब जब n पाई आएगा तब तब साइन x क्या होगा, 0 होगा।
तो x की वो वाली वैल्यू जो साइन x को 0 बनाएंगी वो कौन सी होंगी, n पाई वाली वैल्यू होंगी। तो वो वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि वो साइन x को क्या बना सकती हैं, 0, और साइन x के 0 बनने की वजह से हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एंड में जाके हमने कंक्लूजन लिखा कि एफ एक्स इजिकल टू कोस एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा सभी रियल नंबर्स के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा, लेकिन ये जो एन पाई है ना इसको छोड़कर, क्योंकि एन पाई आते ही साइन एक्स बन जाएगा 0 और 0 बनते ही ये हो जाएगा अनडिफाइंड। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है सवाल नंबर 22 को अच्छी तरह से समझाने की, और अभी तक मैंने आपको इसका एक ही पार्ट करके दिखाया है। अभी ये बचे हैं सेक और कोटेंजेंट बचे हुए हैं, टेंजेंट भी बचे हुए हैं, ये आप खुद करके देखेंगे। इनमें से मैं एक और करके दिखा देता हूँ बस, ठीक है। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आपकी बुक में जो आंसर दिया है ना उसमें ऐसे लिखा हुआ है एफ एक्स इजिकल टू कोस एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट एन पाई, उसमें ऐसे लिखा है, और मैंने थोड़ा एडवांस तरीके से लिखा है हमेशा की तरह से, ठीक है। उम्मीद है कि सवाल को समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं आगे, इसका एक और पार्ट देख लेते हैं। कौन सा देखें, ये वाला देख लेते हैं, को टेंजेंट वाला, ठीक है। चलिए खैर, वो जो 4-5 फंक्शन दिए हुए उनमें से मैंने एक और लिख दिया है एफ एक्स इजिकल टू कॉट एक्स। अब इसके बारे में मतलब इसकी कंटिन्यूटी के बारे में मैं डिस्कस करना है, कहाँ कंटिन्यूस होगा और कहाँ पे नहीं होगा। तो बड़े ध्यान से ज़रा सवाल को समझिएगा। कॉट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। अब थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग कॉस एक्स भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, साइन एक्स भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो जो उनका कोशेंट है वो भी क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, यानी कि कोट एक्स को हम कंटिन्यूस फंक्शन कह सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, लेकिन अभी जाना मत, अभी इसमें इस सवाल में बहुत चीज़ें होनी है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक लंबा सा पैराग्राफ लिख दिया है, लेकिन ये ज़रूरी है। इसमें लिखा है कि वी नो दैट साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कंटिन्यूस एवरीवेयर। देखो फॉर ऑल रियल नंबर लिखो चाहे एवरीवेयर लिखो, बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूस होते हैं तो कोट एक्स जो कि इनके कोशेंट से बना है वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, लेकिन सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूस होगा, लेकिन वहाँ पे नहीं होगा जहाँ पे साइन एक्स क्या बन रहा होगा, 0 बन रहा होगा। तो इसका मतलब इस साइन एक्स को 0 नहीं होना चाहिए। अब हम वो कंडीशन लिखेंगे जहाँ पर साइन एक्स 0 हो सकता है, जो अभी पिछले सवाल में लिखी थी ना वही कंडीशन यहाँ पे भी लिखेंगे। तो ऐसे करके मैंने पूरा लिख दिया है कि साइन एक्स 0 होगा तब जब एक्स की वैल्यू एन पाई होगी, अभी समझाई थी पिछले सवाल में, और एन बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए। तो एफ एक्स जो है, ये मैंने गलती से ना वो लिख दिया, कोसेक लिख दिया था इसको गलती से। तो एफ एक्स इजिकल टू कॉट एक्स ये एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा सभी रियल नंबर पर, केवल उनको छोड़कर, एक्स की उन वैल्यूज़ को छोड़कर जो साइन एक्स को क्या बनाएंगी, 0 बनाएंगी। और एक्स की कौन सी वैल्यू साइन एक्स को 0 बनाएंगी, एन पाई वाली। एन पाई मतलब कि 1 पाई 2 पाई 3 पाई, ये वाली वैल्यूज़ उसको 0 बना सकते हैं। तो इनको छोड़कर बाकी सब जगह पर ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। लेकिन मैं तुम्हें सवाल नंबर 22 जो है ना और अच्छे से समझाना चाहता हूँ। एक फंक्शन और लेता हूँ सेक एक्स। अगर आपको बोरियत महसूस हो रही हो तो आप जा सकते हैं वीडियो छोड़कर, ठीक है, और ऐसी पढ़ाई भी छोड़ देना एक दिन। बस ये वाला और देख लो, इसके बाद तुम 100% समझ जाओगे, मतलब पक्का हो जाएगा ये सवाल नंबर 22 तुम्हारा, ठीक है। एफ एक्स इजिकल टू सेक एक्स, और सेक एक्स को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब हम ये जानते हैं अच्छी तरह से कि कॉस एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। कॉस एक्स हर समय हर जगह पर हर रियल नंबर पर क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, प्रूव कर चुके हैं हम इसको। तो क्योंकि cos x कंटिन्यूस होता है तो उसकी वजह से उसका जो कोसेंट है जो कि sec x है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइन। तो मैंने फिर से एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख दिया है यहाँ पे कि वी नो दैट cos x इज अ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर्स, देयरफॉर sec x जो कि cos x का कोसेंट है वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि cos x जो है वो 0 ना हो जाए। अब cos x कब कब 0 होगा वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया कि cos x जो है वो 0 तब होता है जब x बराबर होता है 2n+1 पाई बाय 2 के। ये मैंने वहीं 11th की बुक से लिया है, अभी भी दिखाया था तुमको। और n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, z होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स इजिकल टू सेक एक्स कंटिन्यूस फंक्शन होगा सारे रियल नंबर्स पर, केवल इनको छोड़कर जो cos x को क्या बनाते होंगे, 0 बनाते होंगे। अब ये जो नंबर है ना ये किस तरह के होते हैं वो देख लो ज़रा। मान लो कि तुम n की जगह 1 रखते हो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3, क्या मिलेगा हमें, 3 पाई बाय 2, ठीक। अब किसी ने यहाँ पे 2 रख दिया तो क्या मिलेगा, 5 पाई बाय 2। किसी ने यहाँ पे 3 रख दिया तो 3 2 जा 6 और 1 7 पाई बाय 2।
तो ये वो एंगल हैं जो उसको जीरो बना सकते हैं, किसको, cos x को, और cos x के जीरो होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इन नंबर्स को r में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इन नंबर को छोड़कर बाकी सब रियल नंबर पर sec x क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो उम्मीद है कि अब इस बेहतरीन सवाल को आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे और आप एग्ज़ाम में इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 के बाद हम पहुंच चुके हैं सवाल नंबर 24 पर। इस बीच 23वां सवाल जो है वो पिछले लेक्चर में करवाया जा चुका है, उसको देख लीजिएगा ज़रूर। तो 24वें सवाल में लिखा हुआ है कि डिटरमाइन इफ़ f डिफाइंड बाय दिस इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका हमें पता लगाना है। ठीक है, तो पता लगा लेंगे बड़े आराम से। सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब x 0 के इक्वल होगा तब तो ये लिया जाएगा, लेकिन जब x 0 के इक्वल नहीं होगा तब लिया जाएगा ऊपर वाला। और x 0 के इक्वल कब नहीं होगा, जब वो या तो 0 से छोटा होगा या फिर वो 0 से बड़ा होगा। यानी कि LHL और RHL दोनों ही केस में ऊपर वाला फंक्शन लिया जाएगा। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि 0 से छोटा और 0 से बड़ा दोनों ही 0 के इक्वल नहीं होते, और दोनों ही केस में हमें ऊपर वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो बड़े ध्यान से सवाल को समझिएगा। पहले मैं यहाँ पे पुरानी घिसी पिटी चीज़ें लिख देता हूँ। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक तो वही सब पुराना लिखना पड़ता है। उसके बाद हमने ये डिसाइड कर लिया था LHL और RHL दोनों में वही ऊपर वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो उसको यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1/- का h। जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, -h। अब इधर की तरफ आ जाओ, लिमिट h टेंस टू 0। हर सवाल को बड़े ध्यान से समझा करो। ऐसी कोई भी बात जो पिछले सवाल में आपको समझ में ना आई हो वो उसके आगे वाले सवालों में आ सकती है। ठीक है, इसलिए कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। ये जब लिखा जाएगा तो FH है ना, FH में क्या होगा कि जितने भी x हैं सबकी जगह पर h आ जाएगा। ठीक है, ये सब लिखने के बाद बढ़ते हैं आगे। तो मैंने वो जो LHL और RHL थे दोनों को अगले पेज पर लिख दिया है। ये LHL था हमारा और ये RHL था। ठीक है, इसके बाद देखो अगले स्टेप में क्या हुआ। h टेंस टू 0 था, तो जैसे ही हम इस h की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन इनटू में उसके बराबर में जो पूरा है इसकी जगह मैंने क्या लिखा है, एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 एंड +1। तो ये क्या चीज़ है, तो इसको समझने के लिए आपको साइन x का जो ग्राफ है, जो 11th में आपने जिस पर ध्यान नहीं दिया था उस पर अब ध्यान देना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा। तो साइन x का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है। मैं बना के दिखाता हूँ पूरा ग्राफ आपको। तो ग्राफ बनाते समय इधर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ग्राफ सही से बन नहीं पाया था, यहाँ पे मैंने बना दिया है। तो ये ग्राफ यहाँ पे बनाकर दिखाने का मकसद ये था कि आपको ये बताया जाए कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। इसका मतलब साइन की कोई सी भी वैल्यू हो, चाहे x की जगह यहाँ कुछ भी लिखा हो, इसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच क्या करती रहेगी, ऑसिलेट करती रहेगी। यानी कि -1 से लेकर +1 के बीच में इसकी वैल्यू कहीं पे लाई करेगी। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमने यहाँ पर अपने सवाल में लिखा हुआ है कि ये है साइन और ये क्या है, x। ठीक है, तो साइन x की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर +1 के बीच में ऑसिलेट करेगी। -1 से लेकर +1 के बीच का कोई भी नंबर आ सकता है। मान लो कि वही आ गया, जैसे कि 0.5 ही आ गया। अब 0.5 की 0 में इंटू करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से इधर भी था कि h स्क्वायर की जगह तो हमने 0 रख दिया, लेकिन ये जो पूरा है ये साइन x है। अब साइन की वैल्यू जो है वो -1 से लेकर +1 के बीच में ही रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमने इधर भी लिख दिया है कि इधर जो भी वैल्यू आएगी, इधर जो भी वैल्यू आएगी वो -1 और +1 के बीच में ही आएगी। ठीक है, तो कुछ भी वैल्यू आए उसकी 0 में मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोनों तरफ LHL RHL बराबर आ चुके हैं। और इसका जो दूसरा था मतलब F0 वाला वो तो 0 था ही। मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ एक बार। सवाल ये था कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो हम ये देख पा रहे हैं कि तीनों इक्वल आ गए, LHL भी 0, RHL भी 0 और F0 भी क्या आ गया, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये 0 पर क्या है, कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल था। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये जो साइन x है इसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच कुछ भी हो सकती है। तो उस वैल्यू को लिखने के बाद उसकी 0 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल को समझ गए होंगे।
इसी के साथ आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं और बाकी के जो सवाल हैं वो मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको आगे का सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ सके। कोई भी डाउट होगा तो डाउट क्लास में पूछिएगा।